यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये है क्या? इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको हैं? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को बड़ा ही साधारण रूप से इसको हम परिभाषित करें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको हम बोलें कि दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। कहने का सिंपल मतलब कि वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके टर्म में क्वांटिटीज जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। क्वांटिटीज जिसके टर्म में हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। एक प्योर नंबर है। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो प्योर नंबर होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हो वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। द क्वांटिटी in terms of which laws of physics are expressed called फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है एक प्योर नंबर होता है। इट इज ए pure number which can measured directly or इनडायरेक्टली। इसको हम लोग ऐसे कहें, ऐसे समझें
जैसे आप पढ़े होंगे बड़ा सिंपल एक लॉ, हम उस लॉ को पहले लिख दें और उस लिखने के बाद हम बता दें कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है। जैसे आप पढ़े होंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है? कहता है बड़ा सिंपल बात, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं। इसे कहता है कि सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to the applied force। ये एक लॉ है। अब इसमें देखिए भाई, इस लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए हमको देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ गया। एक लीनियर मोमेंटम जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, और एक फोर्स जो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि इस लॉ को एक्सप्रेस हम लोग तभी करेंगे जब मुझको ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी मालूम रहेगा। जब तक इस फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ नहीं लिखेंगे ये लॉ हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मैं इसी बात को कह रहा था कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड, जिसके टर्म में ये फिजिक्स के लॉ को हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ये फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यही हुआ। अब ये जो लीनियर मोमेंटम है, फोर्स एक प्योर नंबर होता है। इसको आप या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग जो इस बात को लिखे हैं कि विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ। ये तो समझ में आ गया होगा भाई कि ये जो क्वांटिटी होता है जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फिजिक्स का पूरा ये लॉ है, और इसमें लीनियर मोमेंटम और फोर्स ये दो फिजिकल क्वांटिटी आया। तो हम लोग इसी के टर्म में, हम लीनियर मोमेंटम और फोर्स के टर्म में सेकेंड लॉ को हम लोग लिख पाते हैं। अगर लीनियर मोमेंटम और फोर्स के टर्म में नहीं लिखेंगे तो फिर ये हमारा लॉ नहीं बन पाएगा। आगे बात होती है कि भाई ये जो डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब तो समझ में आता है। जैसे मान लो कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये लेंथ है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या करेंगे? एक स्केल लगाएंगे, इसको मेजर कर लेंगे। ये मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा या 15 सेंटीमीटर होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। अब इस रूम में हम खड़े हैं, इस रूम का कितना लेंथ है इसको निकालना रहेगा। तो आराम से क्या करेंगे कि एक कॉर्नर पे 0 पॉइंट लगाएंगे और स्केल को खींच लेंगे, और स्केल से देख लेंगे कि इसका मेजरमेंट क्या है, कितना लेंथ है इसका, कितना ब्रेड्थ है इसका, और कितना हाइट है इसका। ये डायरेक्ट स्केल को लगाएंगे और मेजरमेंट कर लेंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। मीन्स लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे जिसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हैं इसका। अब देखिए कैसे। मान लो कि तुमको एक बहुत ही बड़ा टावर है, एक बहुत ही बड़ा टावर है। इस टावर के हाइट का मेजरमेंट करना है, इसके हाइट को मेजरमेंट करना है, इसके हाइट को। आप यहां ग्राउंड पे हो, इसका मेजरमेंट कैसे करोगे?
तो इसका मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग बड़ा सिंपल काम करेंगे। डायरेक्ट मेजरमेंट, चूँकि जो बहुत लंबा बहुत ऊंचा टावर होगा, जो बहुत हाइट पे होगा, उसका मेजरमेंट डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इसका मेजरमेंट अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सिंपल काम करेंगे। किसी जगह से खड़ा होकर के इसके टिप को देखेंगे, इसके टॉप पॉइंट को देखेंगे, और टॉप पॉइंट को देखेंगे, मान लो कि यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे खड़ा होकर के इसको हम देखें, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। ये लाइन ऑफ साइट है। अब इस लाइन ऑफ साइट, इसको आप क्या कीजिए, बड़ा सिंपल काम कीजिए। ये तो ग्राउंड है ना भाई, ये कितना दूर खड़े हैं आप, इसका मेजरमेंट तो कर सकते हैं आप। इसको हम x बोल दें, और x का वैल्यू तो आप डायरेक्ट स्केल लगा के कर सकते हैं। और ये लाइन ऑफ साइट ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको आप देख सकते हैं कितना डिग्री का एंगल है। जब ये एंगल पता हो गया और ये लेंथ पता हो चुका यहाँ से यहाँ का, तो इसका फॉर्मूला लगा के tan थीटा इक्वल ए हाइट बटा x, h बाई x कर देंगे, और h इक्वल x tan थीटा कर देंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। इस टावर की हाइट हमने ऐसे निकाल लिया। इसका मतलब हुआ कि हमने इसके हाइट को, इस टावर के हाइट को, कहीं कोई स्केल नहीं, इसको स्केल लगा के हमने मेजरमेंट नहीं किया। इसको हमने एक टेक्निक अपनाया, और वो टेक्निक ट्रिगोनोमेट्रिक का टेक्निक है। हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर लिया। इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि दो पहाड़ है, और दो पहाड़ के बीच की दूरी को आपको मेजर करना है। अब दो पहाड़ है और दो पहाड़ के बीच की दूरी को आपको मेजरमेंट करना है, ये दो पहाड़ के बीच की दूरी को। तो अब क्या करोगे भाई, स्केल तो लगाओगे नहीं डायरेक्ट, चूंकि ये माउंटेन 1 है और ये माउंटेन 2 है। हम चाहते हैं कि इनके बीच की दूरी को कैलकुलेट करें, तो क्या यहाँ पे टेप लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे टेप लगा करके इसके मेजरमेंट को करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करेंगे क्या हम लोग, किसी एक माउंटेन पे खड़ा होकर के आप क्या कीजिए कि इको प्रोड्यूस कीजिए, और जब इको प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये जाएगा और सेकंड माउंटेन से टकराएगा। ये साउंड जो जाएगा, ये साउंड जा करके यहाँ से और यही फिर लौट के आएगा और आपको सुनाई पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि जिस वक्त आपने इको प्रोड्यूस किया, साउंड प्रोड्यूस किया, उसके टाइम को मेजर कीजिए प्रोड्यूस करते वक्त, और लौट के आएगा तो फिर आपको सुनाई पड़ेगा। तो बोलने और सुनने के बीच के समय को आप नोट कीजिए, और वो टाइम मान लो कि जाते वक्त इसको टाइम लगा और आते वक्त, इसको जाते वक्त और आते वक्त का मान लेते हैं ऐसा एक 10 सेकंड लगा। हमने बोला और 10 सेकंड के बाद हमारी आवाज़ हमको पुनः सुनाई दिया, ये 10 सेकंड लगा टाइम। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान हो गया। कैसे? साउंड स्पीड जो होता है साउंड का, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये होता है 330 मीटर पर सेकंड। 330 मीटर पर सेकंड इसका तो स्पीड मालूम है और टाइम मालूम है। तो आप डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम।
स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 इंटू 10 ये हमारा निकल चुका। तो डिस्टेंस जो निकलेगा वो जाते वक्त और आते वक्त का टाइम था, तो ये पूरा डिस्टेंस निकल चुका। इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिस्टेंस मुझे निकल जाएगा। तो आप ये जो मेजरमेंट कर रहे हो दो माउंटेन के बीच की दूरी में, यहाँ पे हम एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साउंड प्रोड्यूस करके इको प्रोड्यूस किया, और वो इको मुझे फिर सुनाई दिया। ये बोलने और सुनने का समय को हमने घड़ी की हेल्प से नोट कर लिया, और चूंकि साउंड का स्पीड एयर में 330 मीटर पर सेकंड होता है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, और वो डिस्टेंस में 2 से इसलिए डिवाइड किया कि टाइम जो है वो जाने और आने का है, तो जाने में टाइम इसका हाफ लगा होगा। इस तरह से इनडायरेक्ट मेजरमेंट मीन्स दो माउंटेन के बीच का जो लेंथ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ जो यूज किया गया वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट यूज किया गया, नॉट डायरेक्ट मेजरमेंट। यही चीज है। मैं यहाँ पे इसी वर्ड को समझा रहा था कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ और डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया है, उसका बेस लिया गया है, बांटने का आधार लिया गया है। किस आधार पे? तो आधार जो यहाँ पे लिया गया, ये पहला जो इसका आधार है वो डिपेंडेंसी के ऊपर, निर्भरता के ऊपर। डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता, तो निर्भरता के ऊपर, डिपेंडेंसी के बेस पे इस फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया, और वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। On the basis of dependency, physical quantities are grouped in 2 categories. On the basis of dependency, physical quantities are दो पार्ट में। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को इसको कहेंगे। हम लोग अलग अलग इसको समझें। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको आप समझने के लिए अपने जिंदगी से इसको अगर जोड़ोगे तो अधिक समझ में आ जाएगा। जैसे मनुष्य को जीने के लिए जो फंडामेंटल नीड है वो क्या है? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए और एक मकान चाहिए। भोजन, वस्त्र और आवास है तो कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना लाइफ सरवाइव कर लेगा। लेकिन अगर आपको भोजन नहीं मिले और आपको चलने के लिए, घूमने के लिए एक अच्छी बाइक कोई दे दे, भोजन नहीं आपको मिलेगा, बाइक मिलेगा, आप क्या एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि पहले जिंदगी है तब बाइक है ना भाई। तो पहले तो भोजन चाहिए, उसके बाद बाइक चाहिए। मीन्स बाइक तभी चाहिए जब आपको भोजन चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाइक रहे और हमको भोजन नहीं मिले। ये संभव है? नहीं संभव है। आपको घर में बहुत अच्छा एलईडी टीवी लगा दे देखने के लिए, लेकिन भोजन आपको नहीं मिलेगा, क्या आप टीवी देखोगे बैठ के? नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जीने के लिए टीवी जरूरी नहीं है, जीने के लिए भोजन जरूरी है। तो भोजन जो है उसको टीवी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन टीवी को मतलब है भोजन से। क्योंकि जब खाना खाएंगे तभी हमको सेकेंडरी नीड है टीवी, कार, बाइक, लैपटॉप, ये जितनी सारी चीज़ें हैं, मोबाइल, ये सारी चीज़ें तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपको भोजन मिलेगा। अगर भोजन नहीं मिले और ये सारी चीज़ें दे, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो हम समझने के लिए ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फंडामेंटल, तो फंडामेंटल भोजन हुआ, ना कि टीवी, ना कि कार, ना मोबाइल। ये हमारा डिपेंडेंट है किस पे? अगर भोजन मिलेगा, वस्त्र मिल जाए, आवास मिल जाए, उसके बाद खरीद लेंगे। लेकिन पहले 3 चीज़ की पूर्ति होगी तभी आप टीवी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, एरोप्लेन खरीदेंगे। तो कहने का मेरा सिंपल मतलब है कि जो भोजन है उसको टीवी से कोई मतलब नहीं है, कार से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कार तभी लेंगे जब हमारे पास भोजन की व्यवस्था हो जाए, वस्त्र की व्यवस्था हो जाए और रहने के लिए एक घर की व्यवस्था हो जाए। तभी हम फिर कार खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, सारी चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन जब तक हमको ये नहीं होता है तो यहाँ भी वही चीज़ है, सेम चीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि इस फिजिकल क्वांटिटी को किसी की ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करें
तो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं हो। लेकिन डिराइव जो होता है वो फंडामेंटल के टर्म में ही एक्सप्रेस होता है। डिराइव्ड जो है वो फंडामेंटल के टर्म में ही एक्सप्रेस होता है। तो कहने का सिंपल मतलब हुआ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़े। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसको हम लोग, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो फंडामेंटल को पहले हम लोग डिफाइन कर लें। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not require any other physical quantity for its expression। For example, length, mass, time, etc. Length, mass, टाइम। लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए मास की आवश्यकता नहीं है और ना टाइम की आवश्यकता है, या और किसी की जरूरत नहीं है। मास को एक्सप्रेस करने के लिए सर क्लास में भी हमें बाद में बात करते हैं। लेंथ, मास, टाइम, ये जो तीन एग्जाम्पल हमने दिया है, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी को किसी से कोई मतलब नहीं है। टाइम को लेंथ और मास से कोई मतलब नहीं है, मास को लेंथ और टाइम से कोई मतलब नहीं है, लेंथ को मास और टाइम से कोई मतलब नहीं। मतलब हर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, इससे उसको फंडामेंटल कहा गया। अब बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। डिराइव्ड किसको बोलेंगे? डिराइव्ड का मतलब होता है कि हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लिखेंगे इसको दोज फिजिकल क्वांटिटीज
which are expressed in terms of those physical quantities which are expressed in terms of fundamental physical quantities are called derived फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग थोड़ा समझें। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखते हो स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। इन स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ और टाइम के टर्म में। देखो, डिस्टेंस हमारा लेंथ होगा और ये टाइम। तो कहने का सिंपल मतलब है कि स्पीड जो है ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ये जब तक डिस्टेंस और टाइम के टर्म में लिखेंगे नहीं, ये रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा। तो कहने का सिंपल मतलब है कि ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्सप्रेस्ड ही होता है फंडामेंटल के टर्म में। मींस फंडामेंटल की जरूरत है इसको। आगे आप देख लीजिए, मोमेंटम। मोमेंटम को लिखते हैं हम लोग मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। अब मास, आप देख रहे हैं कि मास एक हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसको और लिख सकते हैं आप थोड़ा सा, मास इंटू वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कहने का बड़ा ही आसान बात है कि इस मोमेंटम को लिखने के लिए मास चाहिए जो एक फंडामेंटल है, डिस्प्लेसमेंट जो एक लेंथ है वो चाहिए, और टाइम चाहिए। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से ही आप मोमेंटम को लिख सकते, और नहीं तो मोमेंटम को नहीं लिख सकते। तो मोमेंटम क्या हो गया? फंडामेंटल नहीं हुआ, मोमेंटम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ। हमारे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या लिमिटेड है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की संख्या अनंत है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे जैसे हमारा फिजिक्स का, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता हुई, और वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बढ़ती गई।
तो हम लोगों को जो अपने सिलेबस में पढ़ना है यहाँ पे, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या क्या है हम उसको बताएंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की संख्या अनकाउंटेबल है, वो काउंट करना थोड़ा मुश्किल टास्क है। तो यही हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था। ये बेस हमने लिया था डिपेंडेंसी का बेस, निर्भरता के ऊपर। अब अगर बेस बदल जाए तो हम लोग इसको जो डिवाइड करेंगे वो अलग होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, on the basis of magnitude and direction there are three types of physical quantity। पहला टेंसर, दूसरा ये जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे हमने 3 को ग्रुप बनाया, इसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इसको हम लोगों को पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। जब पढ़ाएंगे हम लोग स्केलर एंड वेक्टर, वहाँ पे हम इसको बहुत ही डीप स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ नाम जान जाएंगे, वहाँ पे डिफाइन भी करेंगे और इसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है उस सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। एनी फिजिकल क्वांटिटी आप इसको लिख सकते हैं एन यू। एन क्या है हमारा? एन रिप्रेजेंट करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए
इसे लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ हो गया, इसे साइड ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर के साइड को लिखते हैं ना भाई 5 मीटर, मीन्स लेंथ को लिख रहे हैं, उसमें ये 5 हमारा जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है भाई, यूनिट है। मीटर क्या है, यूनिट है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप अगर कंप्लीटली रिप्रेजेंट करोगे तो एक चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा चाहिए यूनिट। मास को रिप्रेजेंट करना है, मास ऑफ आप जाते हो दुकान वगैरह में तो मान लेते हैं चीनी खरीदते हो 2 kg, ये 2 क्या है हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg क्या है, यूनिट है। तो हमारा कहने का सिंपल मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 चीज की आवश्यकता है। एक तो है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट चाहिए। ये 2 चीज रहेगा तभी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यूनिट नहीं रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, हम उसको कंप्लीटली नहीं समझ सकते कि वो क्या चीज दिया है, वो कहना क्या चाहता है। तो यूनिट, ये एक नई बात हमारे सामने आई है। यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू तो समझ रहे हैं, यूनिट की बात होती है। यूनिट कहते किसको हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको देखें। यूनिट कहेंगे किसको, इसको हम थोड़ा समझें, उसके बाद इसको हम डिफाइन कर देते हैं। हम लोग अभी यूनिट के पास अभी नहीं जाएं, थोड़ा सा हम लोग एक बात को समझें। मेजरमेंट, मेजरमेंट है क्या? तो मेजरमेंट जो है एक कंपैरिजन प्रोसेस है। किसी भी चीज का आप मेजरमेंट करते हो, उसको तुम कंपेयर करते हो किसी दूसरे चीजों से। जैसे मान लो कहते हो तुम कि हाथी एक बड़ा जानवर है, तो बड़ा जानवर है कहने से काम नहीं चलेगा। किसकी तुलना में बड़ा है, तो किसकी तुलना में? हाथी एक बड़ा जानवर है, किसकी तुलना में? तो एक गॉट की तुलना में, एक बकरी की तुलना में, एक काऊ की तुलना में। ऐसे ही बोल सकते कि गाय एक बड़ा जानवर है, गाय भी बड़ा है और हाथी भी बड़ा है, लेकिन कंपैरेटिव करेंगे तो गाय जो है एक बड़ा जानवर है एक बकरी की तुलना में, ना कि हाथी की तुलना में। हाथी की तुलना में गाय एक छोटा जानवर है। तो किसी भी चीज का मेजरमेंट जो करते, जैसे हाथी के बारे में ही हेवियर है,
देन हेवियर देन गॉड, हेवियर देन काऊ, भारी है। हाथी भारी जानवर है, किसकी तुलना में? तो एक बकरी की तुलना में। मेजरमेंट, यहां मेजरमेंट कर रहे हैं, हाथी का मेजरमेंट कर रहे हैं, किसके? मास का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जब मास का मेजरमेंट कर रहे हैं तो मास से कंपेयर कर रहे हैं, बकरी के मास से या काऊ के मास से, कि हाथी का जो मास है वो बकरी के मास से ज्यादा है। हाथी का द्रव्यमान बकरी के द्रव्यमान से ज्यादा है। हाथी का द्रव्यमान एक गाय के द्रव्यमान से ज्यादा है। मतलब मास को कंपेयर कर रहे हैं मास से। लेंथ को कंपेयर कर रहे थे लेंथ से, मीन्स हाइट को कंपेयर कर रहे थे, तो हाइट की बात कर रहे थे। बड़ा है, बड़ा है मतलब उसकी हाइट बड़ी है। एक डॉग की तुलना में एक हाथी को अगर देखो तो हाथी का ऊंचाई ज्यादा है, किसकी तुलना में? तो एक रेफरेंस ले रहे हैं, चाहे डॉग ले या गॉट ले या काऊ ले, जब तक रेफरेंस नहीं लेंगे तब तक हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट एक कंपैरिजन प्रोसेस है, और वही मेजरमेंट हमारा यूनिट का कॉन्सेप्ट लाता है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं जैसे 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या है? ये 5 मीटर को देखोगे तो 5 मीटर का मतलब यहां है 5 × 1 मीटर, यानी 1 मीटर का 5 गुना है। 1 मीटर का मतलब जो स्क्वायर का साइड है वो 1 मीटर का 5 गुना है। मतलब 1 मीटर क्या हो गया हमारा? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया। इसी से इसको हमने कंपेयर किया। मास ऑफ शुगर 2 kg, 2 kg का मतलब 2 × 1 kg। 1 kg एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हुआ मास के लिए, और शुगर का मास है हमको लेना कितना है? तो 1 kg का 2 गुना, 1 kg का 2 गुना चाहिए हमको। तो किसी भी, कहने का सिंपल मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं हम लोग तो कंपेयर करते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड से। इससे कंपेयर इसको किया, इस चीज को, इससे kg 1 kg से कंपेयर किया मास को। यही हमारा यूनिट है, 1 मीटर 1 kg। दीज आर द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ एंड मास। ओके, सो हम लोग यहां पे यूनिट को डिफाइन करेंगे बड़ा सिंपल तरीके से। टू मेजर any physical quantity, to measure any physical quantity, it compare with a some reference standard. To measure any physical quantity, it compare with some reference standard. The reference standard standard is called
यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा यूनिट का डिफिनीशन है। रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसके रिस्पेक्ट में तुम कंपेयर करते हो, वही रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारा यूनिट कहलाता है। अब यहां पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सबसे पहले हमारा जो सिस्टम था यूनिट के मेजरमेंट का, वो था एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का मतलब हुआ फुट पॉन्ड सेकेंड। उसके बाद जो सिस्टम लिया गया वो आ गया हमारा CGS सिस्टम। आगे आया हमारा MKS सिस्टम। और अभी जो हमारा चल रहा है रिसेंट में, वो SI सिस्टम। SI सिस्टम। इस FPS सिस्टम में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था उसकी संख्या मात्र 3 थी। लेंथ, मास एंड टाइम। CGS सिस्टम में फिर आए हम लोग, तो यहां भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या मात्र 3 ही रह गई। वो लेंथ, मास एंड टाइम। जब MKS सिस्टम आया तो इस सिस्टम में भी फिजिकल क्वांटिटी की संख्या नहीं बदली और फिजिकल क्वांटिटी की संख्या रह गई मात्र 3, नेमली लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद फर्दर जो अभी चल रहा है हमारा SI सिस्टम, इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बढ़ी, चूंकि साइंस का डेवलपमेंट हुआ। और जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो फिजिकल क्वांटिटी की संख्या भी बढ़ी, और जो फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बढ़ी तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या इसमें 3 से बढ़कर के 7 हो गई। उसका नाम है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारा 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गया। कहने का सिंपल मतलब है कि शुरू दौर में जो हमारा FPS सिस्टम था, इस FPS सिस्टम का दूसरा नाम था ब्रिटिश सिस्टम, और इसको लिख सकते हैं आप ब्रिटिश सिस्टम। इस ब्रिटिश सिस्टम हो या फिर CGS सिस्टम हो या MKS सिस्टम हो, यहाँ तक आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या
मात्र 3 था। लेकिन जैसे ही ऐसा ही सिस्टम आया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बढ़ गई, 7 हो चुकी। तो ये जो हम सिस्टम बता रहे हैं, इस सिस्टम में अगले क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिख देंगे, उसका यूनिट लिख देंगे, और फिर हम लोग उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे, नेक्स्ट अगले क्लास की बात करेंगे।